और सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली, जहां पवन खेड़ा, जहां कांग्रेस मुख्यालय में पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, दिल्ली का भी है। और अब आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी तक आपका रिमोट कंट्रोल हिरेन जोशी के हाथ में था, सुना है अब आप लोगों का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आने वाला है। बधाई हो आपको, ऑल द बेस्ट। खैर, दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने यह रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी और लोकायुक्त को भेजी, और लोकायुक्त कहते हैं साहब हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आप लोगों को तो तुरंत सुबह मैसेज आ जाता है, सुना है 12-15 एंकर्स के साथ कॉन कॉल भी होती, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि आज राहुल गांधी पर यह हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए यह बोलना है। लेकिन 254 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और लोकायुक्त को भेजी जाए और लोकायुक्त को मिले ही नहीं, यह भी चमत्कार यहीं हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यहीं संभव है ये। इसी आयकर अधिकारी की मुख्तार अंसारी पर की गई रिपोर्ट बिजली की गति से सरकार के पास पहुंच जाती, जहां चाह वहां राह। लेकिन यह रिपोर्ट नवनीत सहगल वाली किसी बुलडोजर के नीचे ये शायद फाइल आ गई होगी। बुलडोजर बहुत चलते हैं यूपी में। आगे की बेशर्मी देखिए, जिस घोटाले की जांच होनी चाहिए थी, जिसको प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रसार के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको रिटायरमेंट के कुछ दिनों में बाइज्जत आप लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों में से कुछ हमारे साथी हैं जिनको करोड़ों की सैलरी पे अपॉइंट करने का काम दिया गया, प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। यहां भी खैर काफी कांड हैं, यहां की बातें और कभी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। तो जो ये डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है, वो पिस्टन ये नवनीत सहगल थे। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। अब पीएमओ में क्या चल रहा है ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक हैं। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। अब आपके सवाल।
कोई सवाल नहीं नवनीत सहगल पे, आप मत डरिए, वो नहीं आएंगे यहां। तो मैं आपको प्रेस रिलीज भी भेज रहा हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें मैं से शायद रह गया कि 2018 और 20 के बीच में सहगल परिवार ने एक 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, एसडीपी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से खरीदी। ये जानकारी आज सुबह ही मुझे मिली तो मैं नहीं बता पाया। ये एक ऐसी कंपनी है जिस पे इनकम टैक्स विभाग को शक है कि एक शेल कंपनी। इसी दौरान यूपीकॉन, जिस सरकार का संस्था है, यूपी सरकार की, जिसके चेयरमैन नवनीत सहगल जी थे, यूपीकॉन इस कंपनी को किराया दे रहा था। यूपीकॉन ऐसी कंपनी को किराया दे रहा था जो कि शेल कंपनी मानी जा रही है, जिस कंपनी से यूपीकॉन के चेयरमैन के परिवार ने 17 करोड़ 59 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये सब सार्वजनिक हो चुका है, छप भी चुका है, डरिए मत, छापिए। ये हितों के टकराव का एक उदाहरण आपको दिया है। वो रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने सुना है घूम रही है, आप देखेंगे। मैंने 2 उदाहरण दिए कि 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में किया जिसमें डायरेक्टर इनके बेटे खुद थे, और लोकायुक्त से कैसे गायब हुई, लोकायुक्त को कैसे नहीं मिली ये रिपोर्ट। ये 3-4 सवाल जो हमारे हैं, और ये मोदी जी से सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है कि साहब आप हमारे प्रधानमंत्री, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए कहते थे कि साहब वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब मौन मोदी क्यों बनकर बैठे हैं? मोदी जी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे कि हिरेन जोशी का स्टेटस क्या है, कि क्यों प्रसार भारती में उनको पहले नवनीत सहगल को लगाया गया और क्यों फिर उनको हटाया गया? क्या नवनीत सहगल को फिर से आप पीएमओ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके सवाल तो है नहीं आज, तो आपने जो कहा था उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। 112 करोड़, 112 करोड़ का स्कैम है। 112 एक डायल सर्विस है, तो इसलिए इसको लिंक किया कि सब कुछ आसान हो जाता है। इस स्कैम में जो जुड़ा हुआ आदमी है उसके बारे में रिपोर्ट तक लोकायुक्त को नहीं पहुंचती। इस स्कैम का जो किंग पिन है उसकी तुरंत रिटायरमेंट के बाद उसको एक अच्छी जगह पर बैठा दिया जाता है जहां ये मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और अब जब वहां से हटाया गया तो सुना है कि अब पीएमओ में लाने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत स्मूथ सर्विस है 112 की, ऐसी सर्विस जिसमें रास्ते खुलते चले जाते हैं, दरवाजे खुलते चले जाते हैं। हो गया? Yeah, you can, but let's wait and watch कि अगर इस टॉपिक पे if people want to ask something, otherwise we'll come to other topics. वो कौन सी कंपनी है जिसमें, या क्या वो सेल कंपनी है या जिसमें इन्वेस्टमेंट ये किया है? जो जिस पोर्टल में ये रिपोर्ट आई है उसमें ये डिटेल्स आपको मिलेंगे, और इनकम टैक्स की जो 254 पेज की रिपोर्ट है उसमें भी है ये। सीबीआई में भी इसकी जांच चल रही है। दूसरी कंपनी से इनके तार जुड़े हुए थे, तो ये घाटे में चल रही थी। उस कंपनी से रूट करा के पैसा, जैसा ये शेल कंपनीज में होता है, अलग अलग कंपनीज में होता है, तो लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर इनके बेटे थे। तो जो रुचिकर बात है वो ये है कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी दिखता है। जी, तो देख रहे थे आपके पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर राजधानी दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने वीर बाल दिवस के मौके पर शुक्रवार को गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेका। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका है। पूरे देश में 10वें बादशाह गुरु गोबिंद
सिंह जी के महान शहजादों को समर्पित वीर बल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी गुरुद्वारा बंगला साहिब में नतमस्तक होने और अपने भाव यहां समर्पित करने आए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार शुक्रवार को जगह जगह साहिबजादों को समर्पित समागम का आयोजन करेगी। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मौसम आने वाले समय में फिर खराब हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली में शनिवार के बाद फिर दिखाई देगा। ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पूरा देश जब आज इस दिन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमेमोरेट कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी माननीय नितिन नबीन जी भी आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में नतमस्तक होने आए और अपने भाव अर्पित करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद बड़ा समागम को एड्रेस करेंगे। दिल्ली सरकार और अलग देश की सभी सरकारें आज साहिबजादों को समर्पित महान समागम जगह जगह करेंगे। इसी को चलते आज माननीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी भी यहां पहुंचे थे। ये जो लालू परिवार द्वारा रात के अंधेरे में बंगला खाली करने का मामला सामने आया है। दरअसल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी आवास से देर रात फूलों के गमले और अन्य सामान निकाले जाने की तस्वीरें सामने आई और वीडियो जैसे ही सामने आया, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कड़ाके की ठंड के बीच सियासी तापमान अचानक हाई हो गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और ये मामला अब न सिर्फ एक सरकारी आवास खाली करने तक सीमित रह गया है, बल्कि इसे नैतिकता, परंपरा और राजनीतिक प्रतीकों से जोड़कर देखा जा रहा है। करते कूची से हम निकले। राबड़ी देवी जी, रात के अंधेरे में मकान क्यों खाली कर रही हैं? दिन के उजाले में क्यों नहीं? जनता और मीडिया से क्या छुपाना चाह रही हैं आप कि सरकारी संपत्ति का कैसे दुरुपयोग आपके यहाँ हो रहा था? क्या कोई खजाना छुपा के रखी थी वहाँ क्या, कि आपको रात में चोरों की तरह इस तरह से करना पड़ रहा है? दरअसल लालू परिवार दिन के उजाले में कोई काम कर ही नहीं सकता। ये मालूम है कि भ्रष्टाचारी परिवार है, अपराधी परिवार है। देखिए, बंगला खाली करने का नोटिस मिला, लाख फजीयत होने के बाद वह खाली कर रहा है, तो वह भी रात के अंधेरे में जनता और मीडिया से छुपा करके। उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से टोटी खोल कर नहीं ले जाइएगा। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग हो गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है, तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है, यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, चूंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश। जी, तो बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश दिया था और उसी के बाद से यह हलचल जो है वो तेज नजर आ रही है। धीरे धीरे रात के अंधेरे में आवास खाली किया जा रहा है। अब कल देर रात की ये कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगह कुछ सामान जो है वो शिफ्ट किया गया है। अब राबड़ी आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक रंजन, सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार मिलने के बाद बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को झटका पर झटका लग रहा है। पहले जो कई जो उनके पार्टी के नेता थे, वो पार्टी के नेता उनके साथ छोड़ दिए, तो फिर जो है भवन निर्माण विभाग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया कि राबड़ी आवास जो है, राबड़ी आवास को
खाली किया जाए, क्योंकि अब जो है उनको जो दूसरे जगह अलॉट कर दिया गया था हार्डिंग रोड 39 नंबर में। तो ऐसे में अब जो है 1 महीने बीत चुके नोटिस दिए हुए, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो राबड़ी आवास को जो है खाली किया जा रहा है। रात के अंधेरे में जो है कल अब राबड़ी आवास को खाली किया गया, कुछ सामान जो है खाली की गई, और यहाँ से जो है गोला रोड जो स्थित गौशाला है राबड़ी देवी की, वहाँ जो है शिफ्टिंग किया गया। बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी जो है पटना में नहीं है, और न ही तेजस्वी यादव जो है पटना में है, क्योंकि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे हैं। तो वहीं लालू यादव जो है दिल्ली में है। लालू यादव की हाल ही में आँख की ऑपरेशन हुई है, तो अपने बेटी मीसा भारती के साथ वो जो है दिल्ली में है। तो ऐसे में देख रहे होंगे राबड़ी आवास की तस्वीर। कल तक राबड़ी आवास के बाहर जो है कार्यकर्ताओं से हलचल रहती थी, कार्यकर्ताओं के चहल पहल रहती थी, यहाँ पे कार्यकर्ता दिखते थे, और साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा बल भी में जो काफ़ी संख्या में लोग दिखते थे। लेकिन आज जो देखिए सुरक्षा बल जो भी है कम है, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का कद कम छोटा हुआ, उसके बाद जो है सुरक्षा बल भी कम कर दिया गया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के जो है यहाँ पे न के बराबर जो है लोग जुट रहे हैं। देख रहे होंगे कि उनके आवास के बाहर जो है सिर्फ कुत्ते दिख रहे हैं, और ऐसे में वहाँ पे न तो कोई एक कार्यकर्ता दिख रहा, नहीं तो कोई कार्यकर्ता है, न तो सड़क के इस पार आपको भी दिखाएंगे कि सड़क पर इस पार जो है मुख्यमंत्री आवास है, इसके पीछे देख रहे होंगे बोर्डिंग मुख्यमंत्री आवास है, और इसके ठीक सामने राबड़ी आवास है। राबड़ी आवास तो ये जो आवास है जब से नीतीश कुमार जब सत्ता में आए 2005 से, उसके बाद जो है राबड़ी आवास को राबड़ी देवी को ये आवास अलॉट किया गया। सारा परिवार यहीं रहते थे। अब जो है सीधे तौर पर जो है आवास को खाली करने का नोटिस मिला है, और धीरे धीरे जो है आवास खाली किया जा रहा है। कल देर रात जो है कुछ सामानें जो है यहाँ से खाली किया गया, और कुछ 4 पिकअप जो वैन था, 4 पिकअप वैन रात में के अंधेरे रात में यहाँ पहुँचती है और सामान को लेकर गोला रोड ले जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लालू परिवार जो है धीरे धीरे जो है अपना जो पुराना जो आशियाना है राबड़ी आवास, उस आशियाना को जो है खाली करने में जुट गए हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है खाली करने के बजाय। अब देखने वाली बात होगी कि लालू परिवार का अगला आशियाना क्या हार्डिंग रोड 39 नंबर में शिफ्ट होता है, या फिर जो है महुआ बाग में जो उनके घर बन रहा है, क्या महुआ बाग में वो शिफ्ट होते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। उन्नाव रेप पीड़िता के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने पर एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि कल विपक्ष के नेता ने जो किया, एक पीड़िता के आंसुओं का जबरदस्ती फायदा उठाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। इस खास मामले में अगर हाईकोर्ट ने एक दोषी अपराधी को बेल दी है और एजेंसी उस बेल को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में गई है, तो ये एक अच्छा कदम है। सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पीड़िता की बेटी को उसी तरह न्याय मिलेगा जैसे पहले मिला था। और अगर न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से किसी को सज़ा मिली है और एजेंसी अगर उस सज़ा को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयास कर रही है, तो ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन जो परिवार का वो है कि जिससे वो डिमांड दी गई, तो उसके बाद परिवार का ये कहना है उनको खतरा महसूस है, और वो परिवार अभी भी डरा है, जिसको भी लेकर काफ़ी चीज़ें। देखिए, किसी भी मामले को पॉलिटिकलाइज करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कल जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, वो ज़बरदस्ती किसी विक्टिम के आंसुओं के ऊपर आप राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, ये गलत है। राजनेताओं को अपने इस रवैये से बाज आना चाहिए। इस प्रकार से विक्टिम्स का इस्तेमाल करके खुद की पॉलिटिक्स नहीं चमकानी चाहिए। रही बात इस पर्टिकुलर मामले की, तो अगर हाई कोर्ट ने किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को ज़मानत दी है और एजेंसी उस ज़मानत को चैलेंज करने के लिए हायर कोर्ट में चली गई है, तो ये एक वेलकम मूव है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पीड़ित बिटिया के साथ न्याय जिस प्रकार पहले हुआ है, उसी प्रकार वो न्याय की मिसाल कायम रहेगी। लेकिन सर, अक्सर सवाल ये होता है कि जब इस तरह के अपराधी रहते हैं जो रसूख का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह की उनको जमानत मिल जाती है, कई मामलों में वो लोगों को नहीं मिलती जो साधारण। देखिए, अब किसी अपराधी को जमानत मिली है और किसी दूसरे अपराधी को जमानत नहीं मिली, ये कोई तुलना की बात नहीं है। ये कोई तुलना की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी अपराधी को जमानत मिली है और विक्टिम को उससे खतरा है,
एजेंसी ने जाकर के जमानत खारिज करने के लिए अपील की है या एप्लीकेशन दाखिल करने की बात की है, तो दैट इज ए वेलकम स्टेप एंड वी शुड ऑल वेलकम द मूव ऑफ सीबीआई इन दम है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय है। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास